दोस्तों स्क्रीन पर आने वाली ये जो पुरानी तस्वीर है, ये दरअसल सीरिया के एक ऐसे नौजवान लड़की की तस्वीर है जो किसी दौर में पैदा तो सीरिया की राजनीति के सबसे ताकतवर, अमीर और मशहूर खानदान से हुआ था, मगर उसके बावजूद उसको पर्सनली राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ एक तरफ उसकी फैमिली अकेले पूरी सीरिया पर राज करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ ये लड़का हजारों किलोमीटर दूर लंदन के एक मेडिकल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी में अलग ही मगन था। खुद इस लड़के के दोस्तों के मुताबिक उस दौर में ये लड़का न सिर्फ काफी शर्मीला था, बल्कि साथ ही काफी पढ़ाकू भी था और हाँ, काबिल भी था। मगर अचानक 1914 में टीवी के ऊपर एक ऐसी खबर दिखाई दी, एक ऐसी न्यूज आई कि जिसने इस लड़के की जिंदगी को बदल के रख दिया। क्योंकि बचपन से ही ये पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहता था और रातों रात उस खबर की वजह से ना सिर्फ सीरिया वापस आया, बल्कि सीरिया की सबसे ताकतवर गद्दी पर भी बैठा। और उसके बाद यही काबिल, शर्मीला और सीधा सा लड़का एक ऐसे खूंखार नेता में बदल गया जिसको अगर मौजूदा मुस्लिम दुनिया का सबसे जालिम नेता कहा जाए तो शायद कहना गलत नहीं होगा। कोई ऐसा वॉर क्राइम नहीं जो इस इंसान ने अपने लोगों के खिलाफ नहीं किया हो। यही वजह है कि खुद सीरिया या उसके आसपास के बहुत सारे इलाके अब इस नेता के मॉडर्न सीरिया का यजीद कहा जाने लगा। दरअसल अभी तक आप लोग समझ भी चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ बशर अल असद की। दोस्तों, सीरिया के बशर अल असद की जिंदगी पर गहराई से रोशनी डालने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। तो अब मुद्दे पर वापस आते हैं। तो बशर अल असद का जन्म 11 सितंबर 1965 में होता। इसके फादर का नाम हाफिज अल असद था। वही हाफिज अल असद जो दरअसल बशर अल असद से पहले सीरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ये एक ऐसी फैमिली थी जो अभी कुछ वक्त तक पहले काफी गरीब हुआ करती थी और माइग्रेट करके सीरिया आई थी। मगर फिर हाफिज अल असद सीरिया की फौज को ज्वाइन किया और धीरे धीरे फौज में अपनी पकड़ बनाई, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे। और एक दिन वो आया जब इन्होंने हुकूमत का तख्ता पलट करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 1971 में एक फौजी तख्ता पलट के बाद ये सीरिया की गद्दी पर ऐसे बैठे कि अपनी मौत मतलब के साल 2000 तक उठे ही नहीं। और जब उठे तो उसके बाद अपने बेटे को बिठा दिया, जो बेटा आज तक नहीं उठा। बशर अल असद हाफिज अल असद की तीसरी औलाद थे और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दमिश्क से की थी और इसके आसपास इलाकों में ही इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की थी। और इसके बाद जो है वो लंदन चले गए थे मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए। और जैसे कि हमने शुरुआत में जाना कि बशर अल असद बिल्कुल सीधे साधे थे, उनको पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और बशर अल असद के उलट इनके जो बड़े भाई थे बासेल, जो पॉलिटिक्स से शुरू से ही काफ़ी इन्वॉल्व थे और उसमें इंटरेस्ट भी रखते थे, उनको उसी हिसाब से ट्रेन किया गया था। और खुद हाफिज अल असद ने उनका अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था, यानी कि उनके बाद वो उनकी गद्दी पर बैठे थे। सीरिया की आवाम को भी ये पता था कि ये कंफर्म हो चुका था कि हाफिज और असद बासिल अपनी गद्दी पर बिठाएंगे अपने बड़े बेटे को, क्योंकि दूसरे बेटे बशर अल असद को जिस तरीके से स्वभाव था, उनकी आदत थी, बचपन से उनको पॉलिटिक्स से दूर रहना ही पसंद था। मगर 1994 में ये हुआ, एक एक्सीडेंट में बासिल की मौत हो गई। अब उनके सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था, आखिर उनके बड़े बेटे की मौत के बाद इस राजनीति की विरासत को कौन संभालेगा। बस इसीलिए अब फौरन इमरजेंसी कंडीशन में सब कुछ छोड़ छाड़कर बशर अल असद को लंदन से वापस बुलाया गया सीरिया और यहाँ पर उनकी तैयारी शुरू करवाई। और सबसे पहले उनकी 3 लेयर्स की ट्रेनिंग दी गई। पहली ट्रेनिंग के तहत ये किया गया, जितने भी सीरिया के सरकारी सेक्टर्स थे, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर थे, और साथ ही साथ जो फौजी थे, फिर कमांडो थे, यूनिट्स वगैरह थे, सब पर बशर अल असद को चीफ बना दिया गया, ताकि बशर अल असद को अंदाजा हो चुके कि सरकारी डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करते हैं और ख़ास तौर पर आर्मी किस तरीके से काम करती है। क्योंकि सीरिया की आर्मी सीरिया के प्रेसिडेंट के अंडर में रहती थी, तो हो ना हो आगे चलकर बशर अल असद को इस आर्मी को कंट्रोल करना था। दूसरी लेयर की ट्रेनिंग में यह किया गया कि बशर अल असद की इमेज को सीरिया के आम लोगों के बीच डेवलप किया गया, और वो इस तरीके से, क्योंकि ये बात तो आम लोगों को पहले से ही पता थी कि जो बशर अल असद हैं इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इनको राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं था। ये तो बहुत सीधा साधा और शर्मीला लड़का, और हाँ, सबसे बढ़कर ये काबिल डॉक्टर भी है। मगर अब सेकंड लेयर की ट्रेनिंग के तहत मीडिया की कैंपेन शुरू करवाई और लोगों को ये एहसास दिलवाएगा हमको जो नेता चाहिए वो यही चाहिए जो सीरिया को बदल के रख देगा। अब क्योंकि सच्चाई भी ये थी कि बशर अल असद खुद को सोशल वर्क वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट करते थे, तो वो इन चीज़ों में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और खूब इन मीडिया के जरिए लोगों में ये बात फैलाई गई।
और कुल मिलाकर उनकी एक रिफॉर्मिंग और आखिरी में उनको मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई और इस तरह से उनको अब गद्दी संभालने के लिए लगभग तैयार कर दिया गया। सन 2000 में जब 1971 से सीरिया की गद्दी पर संभाल रहे हाफिज अल असद की मौत हुई थी, फाइनली कुछ वक्त के बाद उनके बेटे मतलब बशर अल असद को सीरिया की गद्दी पर बिठा ही दिया गया। मगर साल 2000 आने के बाद बशर अल असद की जो एज थी वो काफ़ी कम थी। वो सीरिया की जो राष्ट्रपति गद्दी पे वो फिट नहीं बैठ रहे थे, उनकी उम्र काफ़ी कम थी। उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए सीरिया के कानून में बदलाव कर दिया। वो इस तरह से सीरिया के कानून में देश में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 40 साल की उम्र चाहिए थी, उसको घटाकर 34 साल कर दिया गया ताकि हाफिज अल असद के बेटे बशर अल असद उस उम्र में फिट आ सके। और आज का दिन है, बशर अल असद सीरिया की गद्दी से हटे तो हटे, लेकिन काफ़ी जुल्म करके हटे। दोस्तों, शुरुआत में बशर अल असद जब सीरिया की गद्दी संभाली थी तब उनको काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट था। सीरिया की लगभग सारी ही अवाम उनसे खुश थी। पहली वजह ये थी कि उनके जो फादर थे मतलब हाफिज अल असद जालिम डिक्टेटर साबित हुए थे। उनके दौर में चाहे करप्शन हो या कुछ भी हो, रोजगार तो बिल्कुल भी था नहीं। दोस्तों, लोगों को ये लगा कि पॉलिटिकल जो राइट्स है वो हमें मिलना शुरू होंगे, लेकिन इसके उलट ही हुआ। उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई, क्योंकि धीरे धीरे जब सीरिया में सब कुछ बदलता चला गया, वे इसलिए क्योंकि बशर अल असद जिन्होंने बदलाव के वादे तो बहुत किए, लेकिन बाद में अपने फादर की ही तरह पॉलिटिक्स को आगे जारी रखने के लिए सीरिया की आबादी को अपने हिसाब से डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ पर क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है और शिया सुन्नी ग्रुप भी पाए जाते हैं। मगर इन सभी में से जो सबसे बड़ी आबादी है, या ये कह सकते हैं जो सीरिया की ज़्यादातर आबादी है, वे दरअसल सुन्नी मुस्लिम है। और बशर अल असद जो थे वो शिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। शिया ग्रुप में एक खास तबका होता है जिसको अलवी कहा जाता है, अलवाइज भी वगैरह कहते हैं। बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद जो किसी दौर में हुकूमत का तख्ता पलट करके गद्दी पर बैठे थे, उनको हमेशा इस बात का डर रहता था कि कभी भी मेजोरिटी आबादी मतलब कि सुन्नी मुसलमान, उनकी पार्टी, उनका कोई ग्रुप मेरे खिलाफ बगावत करके किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह करके मेरी हुकूमत को तख्ता पलट ना कर दे। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही सारे इलाकों पर नज़र रखना शुरू कर दी। वहाँ पर मिलिट्री रहती थी, ज़्यादा एक्टिव रहती थी, जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क था और उसके अलावा गवर्नमेंट के ताकतवर डिपार्टमेंट पर अपने ही लोगों को बिठा दिया था। उन सभी पर जानबूझ कर हाफिज अल असद अपना फिरकी लोगों को इसलिए बिठाया ताकि वो सुन्नी लोगों पर नज़र रख सके, ताकि फ्यूचर में आने वाले खतरे को आसानी से टाला जा सके। क्योंकि अब बशर अल असद को गद्दी तो मिली, लेकिन डिक्टेटर की तरह मिली और उनको राज भी सीरिया पर हमेशा करना था, तो जाहिर है इसी पॉलिसी को उन्होंने भी आगे जारी रखा। मगर उसके बावजूद शुरुआती सालों में उनको हुकूमत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वजह यही थी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बशर अल असद जो है वो बाहर के पड़ गए आए थे और उनकी जो इमेज थी काफ़ी अच्छी थी, लोगों ने अपने मन में बना रखी थी। फिर साल 2006 से लेकर साल 2010 तक बीच ऐसा हुआ कि सीरिया में बारिश कम हुई, सूखा बहुत पड़ा और लोगों का बुरा हाल हो गया, भूखमरी फैलने लगी, लोग काफ़ी गरीब हो गए, लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम काफ़ी हो गई और लोगों के रोजगार जो थे वह बिल्कुल बंद हो चुके थे। लोगों को उम्मीद थी कि बशर अल असद उन लोगों की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने खुल्लम खुला बेदबाव जुल्म सितम और करप्शन चल रहा था। स्पेशली करप्शन के मामलों में जो भी रिपोर्ट आई वो सीरिया सबसे ऊपर हुआ करता था, टॉप पर हुआ करता था। तो लोगों का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और एक चिंगारी ऐसी उठी सन 2011 में जब अरब स्प्रिंग का आगाज हुआ। आसपास के बहुत सारे देशों में आम लोगों ने प्रोटेस्ट के जरिए अपनी पुरानी से पुरानी हुकूमत को, डिक्टेटर को उखाड़ फेरा। सीरिया के लोगों में भी एक उम्मीद जागी, क्योंकि जब आसपास के देशों में उन्होंने ये होता हुआ देखा तो उनके अंदर भी एक आस जगी। इसलिए 2011 में सीरिया के सबसे बुरे हालात जो थे बशर अल असद के हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से शुरू हुए थे और लोग बशर अल असद को इस्तीफा देने की मांग करने लगे। बशर अल असद ऑलरेडी अरब के बहुत सारे देशों को देख चुके थे कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो पहले से ही काफ़ी घबराए हुए थे। इसलिए उन्होंने फ़ौरन अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया और किसी भी तरीके से इन प्रोटेस्ट को रोकने का ऑर्डर दे दिया। नतीजा ये हुआ कि बशर अल असद के ऑर्डर पर आर्मी ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया और आम लोगों के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट जो कर रहे थे उनके खिलाफ गोलियां वगैरह चल गई और हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल करके लोगों को मारना शुरू कर दिया। शहर के अंदर टैंक्स उतार दिए, आर्मी नजर आने लगी और अपने लोगों के खिलाफ गोली चलाना का ऑर्डर दे दिया। मगर यही चीज़ बशर अल असद को उल्टी पड़ गई, क्योंकि जो सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे 3-4 शहरों में हो रहे थे वो अब पूरे सीरिया में होने लगे। लोग जगह जगह पर सड़कों पर नजर आने लगे। एडवांस हथियारों से लैस सीरियन आर्मी
और निहत्थे लोगों के बीच झड़पें होने लगी, जिसमें आम लोगों की जान तो जाने लगी मगर आर्मी ही के लोग भी बशर अल असद के खिलाफ होने लगे और आम लोगों से जाकर मिल गए आर्मी के लोग और उन लोगों ने भी हथियार उठा लिए। सीरिया की सिविल वार, जिसको अगर 21वीं सदी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कहा जाए तो शायद कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि इनमें से सिर्फ बेशुमार लोकल ग्रुप ही नहीं बल्कि कई सारे देशों की ताकतें भी वहां कर लड़ चुकी हैं। और सन 2011 में जो सिविल वॉर शुरू हुई थी वो आज तक खत्म नहीं हुई। सन 2024 लग गया, आज तक सिविल वॉर खत्म ही नहीं हुई। बशर अल असद गद्दी से बैठ गए क्योंकि सिविल वॉर के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई जिम्मेदार था, तो वो था बशर अल असद। और फिर दोस्तों फाइनली आया 2024, इसमें सिविल वॉर एक बड़ा आगाज हो चुका था और इस बार महसूस होता है कि बशर अल असद अपनी गद्दी को बचा नहीं पाएंगे। पिछली बार तो उन्होंने रशिया और ईरान की मदद से अपनी गद्दी को बचा लिया था, लेकिन इस बार वो इस मामले में हार चुके थे। तो दोस्तों अगर मैंने आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी इजाफा किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।